स्वागत और अभिवादन है प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे कल कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि जो है कि अभी हमारे बता रहे थे विंग के लोग कि जो है कि कल प्रधानमंत्री छूट गया था। तो आइए बेटा हम लोग आज देखते हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री क्या मैटर होता है। तो देखिए पहले मैं आपको समझा दूं कि अनुच्छेद 74 एक कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो है कि जो वास्तविक शक्तियों का जो केंद्र होता है राष्ट्रपति, वो केवल औपचारिक प्रधान होता है और जो औपचारिक शक्तियों का जो केंद्र होता है, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, संसदात्मक शासन प्रणाली में जो औपचारिक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण हमारे यहाँ जो है कि जो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री होता है। आप इसको यूं भी समझिए कि जैसे इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में हजारों ग्रह नक्षत्र चांद सितारे सूरज होंगे, हजारों होंगे, सब अपने हिसाब से चमक रहे हैं। तमाम तो लोग कहते हैं तमाम तारे ऐसे होते हैं जो सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन उनकी रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती। तो जैसे इसमें सूरज ही होता है जिससे कि ये हमारी पृथ्वी रोशन होती है, उसी तरह से प्रधानमंत्री समस्त जो है कि जितने भी शासन व्यवस्था है उन सब में चमकते हुए सूरज के समान है। ठीक है, तो साधारणतः जो है कि इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और जो प्रधानमंत्री होता है वो संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, तभी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि राष्ट्रपति महोदय किसी ऐसे भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जो है कि नियुक्त कर देते हैं जो संसद के किसी भी सदन का जो है कि सदस्य नहीं होता। ऐसे में यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब उसको 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे इस तरह से परिस्थिति आई कि 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो वो प्रधानमंत्री थी और जैसे उनकी हत्या हुई उसके बाद में जो है कि उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया राष्ट्रपति द्वारा, जबकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने चुनाव कराया, चुनाव के बाद फिर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आते हैं, बहुमत में आते हैं, फिर वो 84 से 89 तक सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियां, उनका कार्य क्या होता है। तो देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 74(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 74(1) कहता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए, उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रधानमंत्री जो है, यह प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है, संसदीय शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण मंत्रिमंडल इसी पर निर्भर है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पर निर्भर है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि राष्ट्रपति महोदय ने जो है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो जब राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तब जो है कि
प्रधानमंत्री अपनी पसंद के मंत्रियों की सूची भी राष्ट्रपति को देते हैं। उस सूची में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं, उप मंत्री होते हैं, इनकी भी सूची देते हैं। तो मान लीजिए प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, तो प्रधानमंत्री का पद रिक्त होते ही उसकी जितनी मंत्रिपरिषद है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी विलीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की ही तो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री गया तो मंत्रिपरिषद भी चली गई। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पर निर्भर। देखिए, मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, तो अगर मंत्री व्यक्तिगत रूप से है तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है आपके जो है कि लोकसभा के प्रति। लेकिन मंत्रिपरिषद निर्भर किस पर है? उसका अस्तित्व किस पर निर्भर है? उसका अस्तित्व निर्भर है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री गए, मंत्रिपरिषद खत्म। ठीक है, आइए अब इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता, बहुमत का मतलब 543 में से 545 जो पूरी सदस्य संख्या होती है बेटा, उसका आधे से अधिक मतलब 273 प्लस। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में जिसके पास यह जो है जादुई आंकड़ा होता है 273 से अधिक का, उसे राष्ट्रपति महोदय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आंकड़ा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति को जिसे लगता है कि जो अस्थाई सरकार दे सकता है, उसे वह जो है कि अपने विवेक से प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर देगा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, बाद में बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो वही बात इसमें कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और जो एक लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तो साधारणतः वो लोकसभा का सदस्य ही होता है, परंतु अब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर में आपको बताया कि ये जो है कि लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो है कि पसंद कर लेते हैं जो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी राष्ट्रपति जो है कि उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देंगे। और इसके बाद लेकिन शर्त यह रहेगी कि 6 महीने के अंदर वो चाहे लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करे, चाहे चुनाव लड़के लोकसभा में पहुंचे या राज्यसभा से चुन के मनोनीत होकर पहुंचे। ठीक है, इस प्रकार जो है कि आपने देखा कि जो है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के बाहर भी से भी किसी नागरिक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति कभी कभी ऐसे भी किसी जो सदन का
सदस्य नहीं है लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसे भी नियुक्त कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर वो लोकसभा का चाहे उपचुनाव हो वो उसे लड़के आए, या जो है कि राज्यसभा द्वारा विधायकों द्वारा उन्हें जो है कि चुना जाए। तो इस तरह से ये शर्त है जिसे जो है कि राष्ट्रपति द्वारा पूरी की जाती है। अब इनका जो वेतन अगर आप देखिए तो इनका वेतन है 50,000, और अगर इनका वेतन और भत्ता सब मिला देंगे आप, वेतन और प्लस भत्ता सब मिला देंगे तो वो रकम बैठती है 1,60,000 प्रति माह। लेकिन याद रहे कि प्रधानमंत्री की जो हैसियत होती है वह वेतन से नहीं होती, उसके वेतन को अगर आप देखेंगे तो ना उसकी जो शख्सियत और जो हैसियत है वो बहुत बड़ी होती है, और वो जो है कि पावर और अथॉरिटी का केंद्र बिंदु होता है। तो वेतन भले कम होता है परंतु इनकी जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत ही अधिक होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वेतन भले ही इनका 50,000 है, भत्ता वगैरह बैठा के कुल 1,60,000 जाता है, परंतु फिर भी इनकी पावर और अथॉरिटी वो बहुत ही अधिक है। तो आप अगर देखिए तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो 1947 में नियुक्त हुए, जो है कि इसके बाद फिर हालांकि अंतरिम सरकार 46 में ही बनी थी तब, और इसके बाद फिर आप 2014 में जो है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी थे। तो जो है कि वर्तमान समय में भी है, जब तक नई लोकसभा गठित हो जाती है, जब तक नई लोकसभा नहीं गठित हो जाती तब तक वही प्रधानमंत्री हैं। नई लोकसभा में उन्हें फिर बहुमत मिलेगा तो फिर गठित होंगे, अन्यथा वो तो भविष्य की गर्त में है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं जो है कि प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य देखिए बेटा, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं ना, प्रधानमंत्री जो है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के प्रत्येक कार्य की सूचना देता है, वह सरकार और राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करते हैं वो सारी नियुक्तियां प्रधानमंत्री से पूछ के करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री विभिन्न जो विधेयक पेश होते हैं संसद में, उन विधेयकों को पास कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री बजट पेश करते हैं, बजट को पास कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री के बहुत कार्य हैं। लोगों को लगता होगा कि प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री के पास जो तनाव होता है उसको जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब महसूस कर पाएंगे। उसके पास सारे देश अंतरराष्ट्रीय तनाव लेकर घूमता है वो। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य, और प्रधानमंत्री के कार्यों में अगर देखिए तो संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक प्रधान, संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक प्रधान, समस्त प्रशासन पर इसी का नियंत्रण होता है, समस्त प्रशासन पर प्रधानमंत्री का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, यह मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी यही करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, विभिन्न विधेयकों को पास कराते हैं, बजट भी यही पास कराते हैं, बजट का मतलब सरकार का बेटा पूरा एक साल का, पिछले साल का
वर्तमान साल का, आने वाले साल का सरकार चलाने के लिए धन चाहिए, योजनाएं हैं, तमाम खर्च पानी है, सब चलाने के लिए बजट पेश होने के 70 दिन के अंदर उसे पास होना अनिवार्य होता है। 70 से 75 दिन के अंदर उसे पास होना अनिवार्य होता है। बजट साधारणतः पास हो जाता है क्योंकि जो है कि वो प्रधानमंत्री तो बहुमत दल का नेता है ही है, तो इसलिए बेटा बजट पास हो जाता है। आगे देखिए, ये जो है कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराते हैं, ये राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देते हैं और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही पीएम के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। देखिए, ये प्रमुख जो है कि प्रधानमंत्री के कार्य हैं। संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक प्रधान वही है, वो जो औपचारिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग औपचारिक प्रधान होने के, वास्तविक प्रधान होने के नाते जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं। समस्त शासन प्रणाली पर नियंत्रण यही करते हैं। बेटा, आप जानते हैं कि समस्त शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई हैं, तो कहीं कहीं चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबसे अधिक शक्तियां अगर किसी के पास है तो प्रधानमंत्री के पास है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की पसंद से होते हैं। प्रधानमंत्री जब जिसे चाहे राष्ट्रपति से कह के उस मंत्री को हटवा सकता है और जब जिसे चाहे जो है कि राष्ट्रपति से कह के उसे मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। और जो है कि जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विधेयक जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी पेश होते हैं उन सबको पास कराने का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत भी कराते हैं। ये राष्ट्रपति से मिलते रहते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह भी देते हैं और पीएम के इस्तीफे के साथ ही मंत्री, अच्छा, लोकसभा भंग करने की सलाह का मतलब मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है प्रधानमंत्री का, 4 साल में कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर 1 साल पहले हम चुनाव करा लें तो हमारी सरकार फिर से बन सकती है। इस तरह की अगर परिस्थिति होती है, इस तरह की परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के लोकसभा भंग करा देंगे। इसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव होगा तो सरकार उनकी बने, किसकी बने, तो जनता पर निर्भर करता है। तो ये हो गए प्रधानमंत्री। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेटेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर जी मोदी। ठीक है, आप देखिए अब जो है कि आपने एक पद सुना होगा बेटा उप प्रधानमंत्री का। किसका पद सुना होगा? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या होता है? उप प्रधानमंत्री, देखिए संविधान में उप प्रधानमंत्री के किसी भी पद का वर्णन नहीं है, न ही उल्लेख है, न उसकी शक्तियों का वर्णन है, न ही उसके कार्यों का वर्णन है। लेकिन साधारणतः जो है कि जो वरिष्ठ सदस्य होता है जो है कि अपनी पार्टी का, उस सदस्य को जो है कि उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला करके उसको 2-3 विभाग दे दिए जाते हैं। और उप प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रधानमंत्री के जस्ट बाद होता है। साधारणतः यह माना जाता है कि जो उप प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। तो प्रधानमंत्री के बाद जो इमेज होती है वो उप प्रधानमंत्री की ही होती है। तो उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो प्रधानमंत्री से थोड़ा सा ही कम होता है जनरली, बाकी संविधान में लिखा कुछ नहीं गया है। तो उप प्रधानमंत्री को आप ये समझिए कि वो बेताज बादशाह है,
बिना ताज का बादशाह है, ताज नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है। तो साधारणतः आप देखिए कि जो उप प्रधानमंत्री होता है, ये लोग बहुत ही सशक्त लोग होते हैं। चाहे आप सरदार पटेल से देखिए लाल कृष्ण आडवाणी तक, सरदार पटेल हुए, आपके मोरारजी देसाई हुए, वाई बी चौहान हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, चौधरी देवीलाल हुए, इसके बाद फिर आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी हुए। ये लोग बहुत ही मतलब कि धमाकेदार व्यक्तित्व के स्वामी थे और इन लोगों की अनुभवों की, इन लोगों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, इन लोगों को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। और जो है कि भले ही संविधान में इनकी शक्तियों का वर्णन नहीं है और न ही इस पद का उल्लेख है, लेकिन ये नियुक्त होते हैं और जो है कि ये सरकार की इच्छा पर है। और जो है कि साधारणतः प्रधानमंत्री महोदय 2-3 विभाग इनको दे करके इनको भी किसी न किसी काम में लगाए रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल होता है उसका सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। आइए हम लोग देखते हैं उप प्रधानमंत्री। तो संविधान में डिप्टी पीएम का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में डिप्टी पीएम का कोई उल्लेख नहीं है। यह मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं। यह मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं। मंत्री के ही रूप में ही शपथ लेते हैं। यह मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। मंत्रिमंडल का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ये जो मंत्रिमंडल होते हैं सबसे सीनियर मंत्री होते हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं और इनके पास कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं होता। कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं होता। कोई भी संवैधानिक अधिकार इनके पास नहीं होता है। आप देखिए कि जो है कि ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उनके पद और शक्तियों की जो है निर्वहन उप प्रधानमंत्री करेंगे। जब पद ही नहीं है तो जो है कि क्या निर्वहन करेंगे? संविधान में लिखा ही नहीं गया है। तो आइए देखते हैं जो है कि उप प्रधानमंत्री कौन कौन से लोग कब कब रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले जो है कि 1947 में सरदार पटेल रहे। तो सरदार पटेल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके समय जो है प्रधानमंत्री थे। 1967 में देखिए, 1967 में मोरारजी देसाई थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय थी। उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का पद दिया था। बाबू जगजीवन राम 1969 में दो जो है कि उप प्रधानमंत्री थे। एक थे जो है कि बाबू जगजीवन राम थे और इसके बाद इसी समय जो है कि मोरारजी देसाई भी थे। बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री इस समय थे मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे। तो मोरारजी देसाई के समय जो है कि दो प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। आगे देखिए 1969 के बाद आप देखिए 1969 में देसाई थे और 79 है। हाँ, थोड़ा सा बेटा इसमें दिक्कत हुई है। ये 1967 में मोरारजी देसाई थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1979 जगजीवन राम और चरण सिंह। हाँ ठीक है, 1979 है। 1979 जो है कि जगजीवन राम और चरण सिंह।
जगजीवन राम और चरण सिंह, ये दो लोग जो है कि दो लोग उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह 1979 में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद फिर 1979 में ही फिर वाई.बी. चव्हाण बनते हैं, वाई.बी. चव्हाण बनते हैं। और वाई.बी. चव्हाण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वाई.बी. चव्हाण को डिप्टी पीएम बनाया 1979 में। ठीक है, इसके बाद फिर 1989 का समय आया तो चौधरी देवीलाल थे। ठीक है, चौधरी देवीलाल 1989 में चौधरी देवीलाल। प्रधानमंत्री कौन थे? श्री बीपी सिंह थे, बीपी सिंह थे। इसके बाद फिर 1990 में फिर चौधरी देवीलाल बने, और उस समय जो है कि प्रधानमंत्री कौन थे? श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। इसके बाद सन 2002 में जो है कि लाल कृष्ण आडवाणी महोदय, लाल कृष्ण आडवाणी, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये देखिए जो है कि भारत के उप प्रधानमंत्रियों की सूची। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद किसी भी मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू से कम नहीं था, तो इन्होंने सत्ता संतुलन करते हुए सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। इंदिरा गांधी के समय अपने सीनियर कैंडिडेट, सीनियर सदस्य कांग्रेस के मोरारजी देसाई को इन्होंने बनाया, और इसके बाद फिर वही मोरारजी देसाई बाद में जब चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, तो मोरारजी देसाई जो है कि जनता पार्टी की सरकार बनती है। ये वही जनता पार्टी है जिसमें जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनते हैं। तो मोरारजी देसाई की सरकार में दो जो है कि उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। इसके बाद फिर जब चरण सिंह की सरकार बनी तो इन्होंने जो है कि वाई.बी. चव्हाण को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चौधरी देवीलाल भी 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, एक बार 1989 से 1990 बीपी सिंह के समय, और दूसरा 1990 से 1991 चौधरी देवीलाल फिर जो है कि उप प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर के समय। इसके बाद आप देखिए 2002 में जब चुनाव हुआ तो जो है कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस प्रकार आज आपने प्रधानमंत्री देखा और प्रधानमंत्री देखा। कल बेटा हम लोग फिर जो है कि मुझे लग रहा है कि कल हम लोगों को अब ये सब हुआ। अब हम लोग जो है कि राज्य की विधानसभा विधानमंडल देख लिए, केंद्र की विधानसभा लोकसभा राज्यसभा देख लिए, और प्रधानमंत्री देख लिए, राष्ट्रपति देख लिए, राज्यपाल देख लिए। कल हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कल न्यायपालिका शुरू होगी और न्यायपालिका में आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है बेटा, इन्हीं सब के साथ शुभकामनाओं के साथ पढ़ते रहिए, जगते रहिए, और जो है कि सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।